नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। बात करेंगे श्रीलंका के हालातों पर। श्रीलंका इस वक्त ऐसे चक्रव्यूह में फंसा हुआ है जिससे निकलना काफी मुश्किल है और श्रीलंका में विदेशी मुद्रा कोष लगभग खत्म होने वाला है। देश की राजनीतिक हालात लगातार बिगड़ती जा रही है। जो अभी भी बिगड़ी हुई है, खाने पीने की चीजों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। कुल मिलाकर देश भारी विदेशी कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है और लोग सड़कों पर हैं। गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर भाग चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि बाकी के नेता हाथ खड़े कर चुके हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अभी श्रीलंका आपातकाल के ऑटो मोड पर है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन आपको इससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। श्रीलंका के लोग इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। श्रीलंका की राजनीतिक स्थिति अस्थिर बनी हुई है। पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग चुके हैं। वहीं राष्ट्रपति बनने के बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की राह कठिन होती नजर आ रही है। विपक्ष के साथ साथ सेना ने भी राष्ट्रपति के रूप में विक्रमसिंघे की नियुक्ति का विरोध करना शुरू कर दिया है। एक और जहां श्रीलंका की सेना ने मौजूदा संकट के राजनीतिक समाधान के लिए सर्वदलीय नेताओं की एक बैठक बुलाने और सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी मांगी है, वहीं विपक्ष ने विक्रमसिंघे का राष्ट्रपति मानने से इनकार कर दिया है। कई सांसदों ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। विपक्ष की ओर से स्पीकर से कहा गया है कि वह तत्काल प्रभाव से रानिल विक्रमसिंघे को बर्खास्त करें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि श्रीलंका में आर्थिक संकट ने सामाजिक अस्थिरता भी पैदा कर दी है। डॉलर की कमी की वजह से पेट्रोल, डीजल, दवाइयां और रोजमर्रा की दूसरी वस्तुओं की कमी के चलते जनता सड़कों पर उतर आई है, जिसके बाद प्रधानमंत्री सहित कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा और अब राष्ट्रपति गोटबाया को इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा। रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। रानिल विक्रमसिंघे ने इस महीने की शुरुआत में संसद में कहा था कि IMF से आर्थिक सहायता पैकेज पक्का करने के लिए एक योजना को अगस्त तक सौंप दिया जाएगा, लेकिन आम जनता की मुश्किलें जस की तस बनी हुई है। श्रीलंका की आम जनता अभी भी व्याकुल है, व्यथित है, परेशान है। अब देखना ये होगा कि श्रीलंका को श्रीराम बनकर इस आर्थिक संकट रूपी राक्षस से कौन बचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो वाकई में श्रीलंका के हालात इस वक्त लगातार खराब और ज्यादा होते जा रहे हैं और कर्ज के चक्रव्यूह में श्रीलंका लगातार फंसता जा रहा है। श्रीलंका के पास गिनती के रास्ते बचे हैं। उन रास्तों को भी समझने की कोशिश करेंगे, आखिर वो कौन से रास्ते हैं जैसे श्रीलंका निपटने की कोशिश करने वाला है। दरअसल आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं। श्रीलंका पर इस वक्त 51 अरब डॉलर जो कि विदेशी कर्ज है, 15% कर्ज चीन का है। जी हां, 15% कर्ज चीन का है और 13% कर्ज एशियन डेवलपमेंट बैंक से है जो कि श्रीलंका ने पहले ही लिया था, और 10% कर्ज वर्ल्ड बैंक से श्रीलंका पहले ले चुका है। यह श्रीलंका पर विदेशी कर्ज है और 10% कर्ज जापान से है। कई देशों से कर्ज लिया है श्रीलंका ने। जापान से 10%, भारत से 2% कर्ज लिया और भारत लगातार कई महत्वपूर्ण मौकों पर जो कि लगातार मदद भी करता है श्रीलंका की, और 3% कर्ज अन्य जगहों से श्रीलंका के द्वारा लिया गया श्रीलंका सरकार से। और विदेशी कर्ज चुकाने के लिए 2023 तक 7.3 अरब डॉलर की जो कि जरूरत है और 2027 तक 27 मिलियन डॉलर की जरूरत है। लेकिन इस बीच यहां पर इस बड़ी रकम को चुकाना अभी फिलहाल श्रीलंका के लिए एक असमर्थता की स्थिति है और इस बीच यहां पर कह सकते हैं कि दोनों हाथ श्रीलंका की सरकार खड़े कर चुकी है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ कर्नल जय सोडी सर हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सोडी सर, बहुत स्वागत है सर आपका। इसी के साथ AS बहल सर हैं, पूर्व राजनयिक। बहल सर, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ अर्थशास्त्री PK चौबे सर हमारे साथ कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले बहल सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो लगातार श्रीलंका में पल पल हालात बदल रहे हैं, उन हालातों को सर आप कैसे देख रहे हैं? और अब तो इमरजेंसी भी लागू कर दी गई है श्रीलंका में, उसके बाद अब आगे क्या आप हालात देख पा रहे हैं सर?
सबसे पहले कहूंगा कि श्रीलंका की हालात इस समय, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है और बहुत ही चिंताजनक है। $51 बिलियन जो उनका एक्सटर्नल डेट है, जिसका $7 बिलियन इस साल पे जाना है, वहां पे इन्फ्लेशन इस समय 54.7% है और वो बढ़ रही है। कहते हैं इस महीने में 70% पहुंच जाएगी। उनका रुपया जो है 360 पे पहुंच चुका है डॉलर के हिसाब से। और जो खाद्य सामग्री है, दवाइयां हैं, पेट्रोल है, डीजल है, इसकी इतनी किल्लत है कि डीजल और पेट्रोल तो खैर मिल ही नहीं रहा। गैस के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। जो आम जनता है वो बहुत तड़प रही है वहां पे, इसी वजह से सड़कों पे आ गई है। और उस गोतबाया राजपक्षे को वो इसका पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल गिनती है। और उन्होंने, जो प्रेसिडेंट है वहां के, उनके पास काफी पावर होती है, वो प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करते हैं। और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि वो 13 जुलाई को इस्तीफा दे देंगे, लेकिन इस्तीफा दिए बगैर वो भाग गए। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया और ये जनता को पसंद नहीं आया। वो नहीं चाहते कि रनिल विक्रमसिंघे, जो कि खुद 5 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और उनका एक ही सीट है इस समय, पूरे पार्लियामेंट के अंदर उनकी एक ही सीट है यूएनपी की, और वो भी उनकी जो बोनस सीट है वो सीट है। और उनको एक बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियन देखा जाता है और उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है जनता का। इसी वजह से यूथ जो है वो सड़कों पे आ गया है, तंगी से आ गया है। पॉलिटिशियंस का जो पॉलिटिकल सिस्टम और पब्लिक है, उसके बीच में एक इतना बड़ा डिस्ट्रस्ट हो गया है, एक इतना बड़ा डिस्ट्रस्ट हो गया है कि अब वो नहीं सोच रहे कि ये पॉलिटिशियन कभी भी हमारा भला कर सकते हैं। ऐसे समय में प्रेसिडेंट का भाग जाना बिल्कुल गलत था और ऐसे समय में प्राइम मिनिस्टर को एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाना है, जबकि उनको भी रिजाइन करना चाहिए था और स्पीकर को बुला के ऑल पार्टी गवर्नमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए था। ये ऐसे लग रहा है जैसे कि वो डर रहे हैं कि अगर कोई और पार्टी बनेगी या कोई और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो कहीं गोतबाया राजपक्षा और कहीं रनिल विक्रमसिंघे भी अरेस्ट ना हो जाएं, या कहीं और बेसिल राजपक्षा या महिंदा राजपक्षा भी है वो भी अरेस्ट ना हो जाए। तो लेकिन बहन सर, क्या सरकार कोई कोशिश कर रही है इस आर्थिक संकट से निकलने के लिए? क्योंकि लोगों के पास यहाँ पर खाने के लिए सामान नहीं है, महंगाई आसमान छू रही है, ईंधन फ्यूल जो भी कुछ भी चीज नहीं है। तो लगता है आपको ऐसे मोड में सरकार कुछ कर रही है, कोई कोशिश, कोई पहल? देखिए, पहले उन्होंने एक डिसाइड किया था कि एक ट्राई कंट्रीज की, 3 कंट्रीज की मीटिंग करेंगे, डोनर मीटिंग, जैसे कि चाइना, जापान, इंडिया, जिसमें भारत का बहुत ही अहम रोल था। लेकिन वो मीटिंग होने से पहले ही गोतबाया भाग चुके हैं और ये स्थिति उनसे आगे चली गई है। दूसरी चीज है IMF के साथ डिस्कशंस। IMF के डिस्कशंस किससे करे? एशियन डेवलपमेंट बैंक डिस्कशंस किसके साथ करे? या फिर वर्ल्ड बैंक किसके साथ करे? क्योंकि उनको पहले चाहिए एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट। अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है तो नेगोशिएशन किसके साथ होगा? और इसी वजह से अब इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है और जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है उन्होंने आर्मी, पुलिस और जो तीनों सर्विसेज के चीफ है और CDS है, उनको बहुत क्लियर डायरेक्शन दिए हैं कि आप कुछ भी करिए, हालात को वापस लेके आइए सामान्य में। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस तो वापस ले लिया है, लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात जो ये है, उन्होंने एक शब्द, एक सेंटेंस का यूज किया है, कोई भी मीन्स इस्तेमाल करिए, यानी कि आप चाहे गोली भी चला दिए, शूट एट साइट, लेकिन ये कभी भी आर्मी नहीं कर सकती। क्योंकि अगर लाखों लोग सड़कों पे है, वो लोग जिनको इनकी वजह से, इनकी मिसमैनेजमेंट ऑफ पॉलिसीज की वजह से तकलीफ हो रही है, तो उन लोगों के ऊपर आर्मी कभी गोली नहीं चलाएगी। हाँ, ये जरूर है कि आप टैंक देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, उनकी जो एयरफोर्स है उसने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को अपने कंट्रोल में ले लिया है। अगर ये सब चीजें सब ठीक है, ये दिखावे के लिए ठीक है कि टैंक है, बख्तरबंद गाड़ियां चलती है सड़कों पे, लेकिन क्या वो तिनानमेन स्क्वायर बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। और उनकी आर्मी कभी भी अपने लोगों पे गोली नहीं चलाएगी। टीयर गैस शेल चला सकती है, उससे भी एक आदमी की मौत होगी, लेकिन कभी भी गोलियां नहीं चलाएगी। तो स्थिति गंभीर है और पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि दोनों प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करें और स्पीकर जो है वो ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर डिसाइड करे कि आगे का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कौन। सोडी सर, जैसे कि हम देख रहे हैं इमरजेंसी लगा दी गई है श्रीलंका में और इस बीच सेना को, पुलिस को पूरी छूट दी गई है कि कैसे भी करके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। लेकिन इस बीच यहाँ पर श्रीलंका के सामने एक और समस्या खड़ी हो चुकी है। क्या समझ में आ रहा है सर, और इस चीज को कैसे आप देख रहे हैं, इन हालातों को? जय हिंद संभव जी।
ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। 13 साल पहले 16 मई 2009 को जब श्रीलंका सेना ने एलटीटी को हराया, तब श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्सा थे। उस दिन महिंदा राजपक्सा श्रीलंका के नेशनल हीरो बन गए। कुछ दिन पहले 9 जुलाई को जब श्रीलंका की आम जनता ने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पे कब्जा किया और गोटबाया राजपक्सा को भागना पड़ा, उस दिन राजपक्सा भाई नेशनल हीरो से नेशनल जीरो बन गए। ये जो श्रीलंका में दिक्कत हो रही है, इसके 2 मुख्य कारण हैं। हाँ। एक है राजपक्सा भाइयों की गलत आर्थिक नीतियां और दूसरा है चीन का श्रीलंका में राजनीतिक और आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करना। इतना कुछ बर्बाद होने के बाद भी, श्रीलंका के जलने के बाद भी आज तक, अभी तक गोटबाया राजपक्सा ने अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा नहीं दिया। हाँ। वहां की आम जनता नहीं चाहती कि रानिल विक्रमसिंघे किसी भी सत्ता के पद पे बने रहे, लेकिन वो भी अपनी सत्ता के साथ चिपके हुए हैं। ये सारी चीजें श्रीलंका को बद से बदतर बना रही है। इस वक्त श्रीलंका में चाहिए कि गोटबाया राजपक्सा को इमीडिएटली रिजाइन कर देना चाहिए, रानिल विक्रमसिंघे को रिजाइन कर देना चाहिए और वहां पे ऐसा कोई लोकप्रिय राजनेता लाना चाहिए जो कि लोकप्रिय भी हो और एक कुशल राजनेता भी हो, जो श्रीलंका को इस संकट में से निकाल सके। जी, लेकिन सोडी सर, यहाँ पर जो छूट सेना को दी गई है, पुलिस को दी गई है, तो ऐसी कंडीशन में आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ भी करने के लिए, स्थिति को नियंत्रण करने के लिए क्या सेना गोली चलाएगी? संभव जी, हालांकि सेना को पूरी छूट दे दी गई है, वहां टैंक भी आ गए हैं। हाँ। कोलंबो में। हाँ। लेकिन श्रीलंका के आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ TDS ने, जनरल सिल्वा ने यह ऐलान किया है कि हम गोली नहीं चलाएंगे, क्योंकि जैसे अभी मेरे को पैनलिस्ट ने बिल्कुल सही बताया कि कोई भी सेना अपने नागरिकों पे गोली नहीं चलाएगी जब उन्हें पता है कि हमारे नागरिकों की जो दूरदशा है वो हमारे राजनेताओं की वजह से है। देखिए, जो श्रीलंका की सेना है वो भी श्रीलंका के समाज में से आती है। श्रीलंका के जो अफसर और जवान हैं, उनके भी भाई बहन, उनके भी सगे रिश्तेदार श्रीलंका समाज में हैं। तो वो अपने आदमियों पे, अपने नागरिकों पे कभी गोली नहीं चलाएगी। ये जो वहां पे वो सड़कों पे सेना है, वो सिर्फ एक शो ऑफ स्ट्रेंथ के लिए है, लेकिन अपने नागरिकों पे कभी गोली नहीं चलाएगी। लेकिन सर, ये भीड़ कब तक प्रदर्शन करती रहेगी जिसका कोई लीडर नहीं है? ये भीड़ कह सकते हैं कि असंगठित है, यहाँ पर कहीं भी जा रही है, कुछ भी मन कर रहा है वो कर रही है, कोई इसको कोई लीड कर रहा है ऐसा तो नहीं लगता। लेकिन सर, नहीं, इसको कोई लीड तो नहीं करा, क्योंकि ये लोगों की अंदर की ये क्रांति है, लोगों का अंदर का ये गुस्सा है। क्योंकि महीनों से वो बेसिक चीजों से वर्जित रहे हैं, उनके पास खाने पीने के लिए नहीं है, उनके पास तेल ईंधन नहीं है, तो ये लोगों का आक्रोश है जो अंदर से अब सड़कों पे सामने आ गया है। ये आक्रोश तभी खत्म होगा जब कोई एक ऐसा नेता सत्ता में आएगा और वो लोगों से दरख्वास्त करेगा और ये लोग वापस अपने घरों में जाएंगे। लेकिन कह नहीं सकते कि कब कौन सा नया चेहरा सामने आएगा, उसके सामने भी कई चुनौतियां होंगी। लेकिन बहल सर, हम इन तमाम परिस्थितियों में एक चीज देख रहे हैं कि भले ही रानिल विक्रमसिंघे की तमाम आलोचना हो रही है, लेकिन ऐसी स्थिति में इमरजेंसी लगाना क्या सही फैसला आप इसको मानते हैं सर? उनके पास, अगर वो उनको जब एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया, ना गोटबाया ने रिजाइन किया, ना उन्होंने रिजाइन किया, उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं रह जाता कि अगर वो अपना कंट्रोल दिखाना चाहते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम का कंट्रोल दिखाना चाहते हैं, तो उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं रहता कि वो इमरजेंसी लगाए, कर्फ्यू लगाए और आर्मी और आर्म फोर्सेस को पूरी की पूरी छूट दें। तो ये उनके पास एक रास्ता था, उन्होंने वो अपना लिया है, ताकि उनको लगता है कि अगर कुछ दिन मैं और निकाल देता हूं, सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है और पार्लियामेंट में एक प्राइम मिनिस्टर, दूसरा प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट कर लिया जाता है, तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े दिनों के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए। आपको मैं उनके पर्सनल जो मेरी एनालिसिस है रानिल विक्रमसिंघे के ऊपर मैं बताना चाहता हूँ। बताइए सर। वो बहुत ही घुटे हुए पॉलिटिशियन है। अगर आपको 2014 की बात बताएं तो जो बंदर नायके हैं, उनके साथ मिलके 2015 में उन्होंने राजपक्षा को गवर्नमेंट से निकाला था, महिंदा राजपक्षा को, और उस समय श्री सेना गवर्नमेंट में आए थे प्रेसिडेंट बनके, और प्राइम मिनिस्टर बने
अभी रनिल विक्रमसिंघे, तो वो प्राइम मिनिस्टर के बनने के बाद 3 साल के बाद श्रीसेना ने उनको प्राइम मिनिस्टर से हटा दिया। और उसके बाद जब श्रीसेना को हटाया तो उनका जो प्रेमदासा था लीडर, एक और बहुत पॉपुलर लीडर है वहां पे, उसने अपनी पार्टी बना ली और इनकी पार्टी से निकल गया। और इस बार जब उनको चूज किया गया तो एक सीट मिली थी यूएनपी को, जो बोनस की सीट है, जिसको वो खुद ही उसमें चले गए। हाँ। जिस आदमी ने इतनी पॉलिटिकल मशीनेशंस को सरवाइव किया है, उसको लगता है कि मैं किसी तरीके से ये समय निकाल दूं तो उसके बाद मैं सत्ता में ही रहूंगा काफी समय तक। ये उनकी सोच है। लेकिन लोग जो है, खासकर यूथ जो है, वो इस समय सभी पॉलिटिशियन से तंग आ चुका है। और यूथ की जो मीटिंग चल रही है, जैसे उनके पार्क्स में, उनके खुले एरियाज में मीटिंग्स जो यूथ की चल रही हैं और जो मैसेजेस जा रहे हैं, यूथ चाहता है कि कोई दूसरा लीडर हो, यूथ लीडर हो। इसके लिए वो चाहते हैं कि एक पब्लिक काउंसिल बने। हाँ। और पब्लिक काउंसिल का अनाउंसमेंट वो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई भी पॉलिटिशियन जो अभी है संसद के अंदर, वो ना उसके अंदर एक पब्लिक काउंसिल हो, पढ़े लिखे लोग हो जो इस देश को आगे चलाएं, और उनको इनिशियली सिलेक्ट कर लिया जाए और उसके बाद वो इलेक्शन के लिए जा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं यूथ की सोच है। कहां तक ये सच हो सकती है, कितनी फिजिबिलिटी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी जगह नहीं है। जी चलिए बहल सर, मैं एक सवाल के साथ आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं पीके चौबे जी। चौबे सर, आपके बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी चौबे सर, इन तमाम जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं, तमाम घटनाक्रम श्रीलंका में, ये सर जो परिस्थितियां बनी हैं, ये तमाम चीजें कैसे सर सॉल्व होंगी? आपको क्या लगता है सर, आपका एनालिसिस क्या कहता है? पहले तो ये जो मतलब दोनों चीजें हमारे सामने आ रही हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। हाँ। और जो ये 3 महीने जो रेस्ट्रेन हमारे ख्याल से उनकी जनता ने और यंग लोगों ने दिखाया है, वो काबिले तारीफ है। इतने मतलब मिसमैनेज्ड सरकार के साथ उन्होंने मतलब काफी अपना रेस्टोरेंट, और अभी भी जिस तरह से वो उभर करके आ रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं, मतलब बहुत ही जबरदस्त रेस्टोरेंट है। तो मैं तो पहले उनके जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी थोड़ी सी तारीफ करूंगा कि बहुत ही मतलब जो छोट चीजें हमको दिखाई दे रही हैं वो बहुत ही कम स्केल पर है। दूसरी बात ये है कि इकोनॉमिक क्राइसिस ये रिजॉल्व कैसे होगी। हाँ। तो इकोनॉमी और सरकार दो थोड़ी अलग अलग चीजें हैं। सरकार जब मिसमैनेज होती है तो इकोनॉमी को संभालना मुश्किल हो जाता है, पर मेरे ख्याल से ये बहुत डिफिकल्ट और मुश्किल बात नहीं होगी। हाँ। और मित्र देश हम लोग जैसे थोड़ी जरूरत पड़ेगी तो थोड़ी संभालने की जरूरत है। ऐसा थोड़ा नहीं कि खेत खत्म हो गए, फैक्ट्री खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस समय जो सरकार का जो मिसमैनेजमेंट है वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है प्राइसेस में। और जो अर्बन एरिया में चूंकि जिन चीजों से हम जुड़े होते हैं, अगर वो एसेंशियल नट बोल्ट्स अगर थोड़े से गायब हो जाएं तो नट बोल्ट्स थोड़े से वापस लाने हैं। और पॉलिटिकल क्राइसिस तो जबरदस्त है जी। लेकिन चौबे सर, ऐसी स्थिति में जब सबको पता है कि श्रीलंका में क्या हालात बने हुए हैं, जनता सड़कों पर है, महंगाई आसमान छू रही है, उनके पास कुछ है नहीं, तो ऐसे में क्या IMF या फिर वर्ल्ड बैंक क्या मदद देने के लिए तैयार होंगे? उनको भी पता है ये चीज, उनको ये चीज पता है सर कि उनके पास कोई चेहरा है नहीं है, पैसा कौन चुकाएगा हमारा? IMF नेगोशिएट कौन करेगा? ये अभी तो स्थिति ये है ना। हाँ। कि नेगोशिएट करने वाला कोई नहीं है। हाँ। तो IMF मतलब उस तरह से कोई खुद जाकर के तो वो करते नहीं है। हाँ। किसी सरकार के साथ करते हैं, सरकार उधर जाएगी जब नेगोशिएट करेगी। हाँ। तो फिर वो उनके ऊपर कंडीशंस लगाएंगे। तो मेरे ख्याल से मतलब वो थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। उसमें मित्र देश ही काम आएंगे। और जो भी लेजिटिमेट सरकार अभी कोई है नहीं, लेकिन जैसे ही लेजिटिमेट सरकार whatever little legitimacy is there, they can negotiate with us कि भाई हमारी इस समय मदद करिए। और हमारे लिए उसको संभालना बहुत मुश्किल नहीं होगा। मतलब और दूसरे देश भी मदद कर सकते हैं, आप कंसोर्टियम भी बना सकता है, लेकिन वहाँ पर एक सरकार होना जरूरी है जो आपसे लेजिटिमेटली मांगे। यू मीन दैट, मतलब कि आपका ये कहने का मतलब कि सर कि मित्र देश मदद करें और साथ ही साथ उम्मीदें श्रीलंका को है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण, वहां पर भी उम्मीदें टिकी हुई हैं। अगर यहाँ से मदद मिलती है तो हमारा जो देश है वो एक बार फिर से खड़ा हो सकता है। जी जी जी, नहीं नेबर मतलब ऐसी जो हम लोग समझ रहे हैं। हाँ। कि उसका कोई अभी प्रोडक्शन बेस खत्म नहीं हुआ है। हाँ। है ना। हाँ। केवल क्राइसिस जो है वो ऊपर वाली है, जो आपके
मतलब डॉलर से कोई खेत नहीं चलते। डॉलर की जरूरत हमें पड़ती है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए। जैसे अब उनके पास अगर मान लीजिए ऑयल नहीं है तो ऑयल के लिए जरूरत पड़ेगी, तो वो थोड़ी सी चीजें हैं, थोड़ी सी मदद की जरूरत है और वो एक नट लग जाएगा तो सिस्टम चल निकलेगा जी। उसमें सिस्टम में मतलब ऐसा कोई बहुत मेजर डिफेक्ट नहीं है। तो जो मेरी समझ में आ रहा है कि ये हमें वेट थोड़ा सा 1 वीक का तो लगेगा। 15 को वो कह रहे थे कि एक संसद की कोई मीटिंग होगी, उसमें कुछ निर्णय लिए जाएंगे। हाँ। और शायद वो ये चाह रहे हैं और इसीलिए कर्फ्यू भी बड़ा वो भी समझ करके काम कर रहे हैं, जो लोग भी थोड़े बहुत करने की स्थिति में है, स्पीकर वगैरह। हाँ। बाकी ये सही है कि ये मतलब इस क्राइसिस ने श्रीलंका को ये बता दिया है कि शायद कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलना पड़े। हाँ। आज नहीं, कल परसों, लेकिन बदलना पड़ेगा। और इस समय कोई हमारे पास लेजिटिमेट सरकार बने और फिर मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट कभी इलेक्शन होंगे। हाँ। उसके बाद वो शायद इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन जहां एक ही आदमी के पास सारी सत्ता आ जाती है और वो फिर मनचाहे ढंग से चलाने लगता है। और इसने तो पूरा मतलब परिवार ही सब जगह बैठा दिया। हाँ। तो ये जो मतलब इशू है क्राइसिस, ये मेरे ख्याल से मतलब पॉलिटिकल क्राइसिस थोड़ी सी उनको हो सकता है 5-10 साल में बदलनी होगी। हाँ। लेकिन जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये तो जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। एक लेजिटिमेट सरकार आने की जरूरत है और वो आगे आएगी तो वो सरकारों के साथ और IMF के साथ नेगोशिएट कर लेगी जी। IMF में बहुत सारी कंडीशंस लगाते हैं, वो अक्सर जिन चीजों को बहुत आसानी से नहीं कर पाती हैं। हाँ। सरकारें उस तरह की कंडीशंस भी लगाते हैं और वो अनपॉपुलर हो जाती हैं सरकारें। तो मेरे ख्याल से वो भी थोड़ा डाइसिक इशू होता है। पर जो देश है, हम लोग पड़ोसी देश हैं, हम लोगों को मदद करनी चाहिए और करने की स्थिति में भी होंगे जी। और जयशंकर जी कहते ही हैं कि वो कुछ मदद पहुंचा रहे हैं। हाँ। जो ऑलरेडी करार है उसमें कोई वो चूक नहीं कर रहे हैं। भारत तो हमेशा खड़ा है सर, हर देश के लिए मदद करने के लिए हमेशा खड़ा है। हाँ, लेकिन जब भी होगा तो हाँ। हमारे कोई कागज के माध्यम से होता है। हाँ। तो जो करार हमारे ऑलरेडी हैं हाँ। और उनके ऊपर जो हमें चलना है वो हम चल रहे हैं। लेकिन जो कुछ नया होना है तो देयर हैज टू बी समबडी। आप जाकर के डंप तो करेंगे नहीं, आपको कहीं भेजना होगा। हाँ। है ना? बिल्कुल। तो उस तरह की जहाँ आपको भेजना होगा वो चैनल होते हैं। अब इस समय थोड़ा सा इशू उनकी सेंट्रल बैंक पर भी आया हुआ है। हाँ। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी जो जैसे हम कहते हैं कि क्रोनिक बीमारी नहीं है, ये एक्यूट है। और एक्यूट बीमारी मतलब जल्दी ठीक हो जाती है, क्रोनिक बीमारी खत्म नहीं होती जी। तो मैं जिस तरह से देख रहा हूँ कि ये एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं दोनों, और एक्यूट प्रॉब्लम्स उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा पॉलिटिकल क्राइसिस में। आप जरूर सर इन तमाम चीजों को, इन परिस्थितियों को आप पॉजिटिव वे में ही ले रहे हैं सर, और आपको भी ये उम्मीद है कि जल्दी हालात सुधरेंगे। अगर मित्र देश भी मदद करें और भी तमाम चीजें हो तो यहाँ पर हालात सुधर सकते हैं। चलिए सोढ़ी सर, जो ये क्राइसिस है, ये जो हालात हैं, ये जो दक्षिण एशिया के जो तमाम देश हैं उनको संदेश के तौर पर जरूर देखा जा रहा है। सोढ़ी सर। बिल्कुल संभव जी, ये जो श्रीलंका में चौबे सर आपके बाद मैं लौटूंगा अभी जी। सोढ़ी सर बोलिए। जी ये जो श्रीलंका में हो रहा है, इससे पूरा विश्व, सिर्फ दक्षिण एशिया नहीं, पूरा विश्व 2 मुख्य सबक सीख सकता है। सबसे पहला कि किसी भी सरकार को कई बारी कठोर कदम लेने पड़ते हैं, चाहे वो आर्थिक हो या राजनीतिक हो, अपनी देश को और मजबूत करने के लिए। और दूसरा, जिन जिन देशों में चीन ने हस्तक्षेप किया है, चाहे वो श्रीलंका है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो नेपाल है, वो देश पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं जी। सोढ़ी सर बोलिए। तो मैं आपको कह रहा था कि हम पूरा विश्व 2 मुख्य सबक सीख सकता है। पहला है कि हर देश के राजनेताओं को कई बार कठोर कदम लेने पड़ते हैं, जो चाहे आर्थिक तरीके से कठोर हो या राजनीतिक तरीके से कठोर हो, क्योंकि वही एक देश को सक्षम बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। और दूसरा, जिन जिन देशों में चीन ने हस्तक्षेप किया है वो देश पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्व में 195 देश हैं, जिसमें से 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, और इनमें से 166 देशों को चीन ने कर्ज दिया हुआ है, जिसमें से 40 देश पूरी तरह से बर्बाद हो
चुके हैं। तो विश्व के हर देश को अब चीन से एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि जहां जहां पे चीन के पैर जा रहे हैं वो देश पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। जी, आखिरी कमेंट लूंगा मैं बहल साहब आपसे भी। जैसे कि हम देख रहे थे कि पहले अमेरिका जाना था गोडबाया जी को, उसके बाद हालांकि अमेरिका नहीं जा पाए, दुबई की भी प्लानिंग थी वो भी कैंसिल, उसके बाद अब मालदीव्स गए हैं। तो सर मालदीव्स जो गए हैं सर उसको कैसे आप देख रहे हैं सर? देखिए मालदीव्स में तो रहेंगे नहीं, हो सकता है कि वो आज ही चले जाएंगे सिंगापुर या कोई और ऐसा देश जो उनको रिफ्यूज दे दे। हाँ। और वो मालदीव्स इसलिए गए क्योंकि मोहम्मद नशीद जो थे वो काफी समय तक श्रीलंका में भी रहे थे जब उनको भागना पड़ा था मालदीव से। हाँ। तो वो श्रीलंका में रहे थे, तो इसी वजह से उनको उन्होंने फैसिलिटेट किया कि वो और उनकी वाइफ जो है हाँ। वो पहले मालदीव आए। और मालदीव अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है, वो ट्रांजिट पॉइंट की तरह देखा जाए, क्योंकि मालदीव के अंदर भी काफी विरोध हुआ इस बात का कि वो वहां पे क्यों आए हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने अभी पूछा था, अगर आप मुझे 1 मिनट और दें। बिल्कुल सर, बोलिए आप। पाकिस्तान की जो स्थिति है इस समय 21.5% इन्फ्लेशन थी। उन्होंने पेट्रोल गैस के ऊपर जो इतना टैक्सेस लगाए हैं, उनका जो अपना रुपी है वो 207 पे पहुंच चुका है। और कहीं पे एक टाइम था कि भारत के रुपी से ज्यादा स्ट्रांग था, और आज उसकी हालत जो है वो 207 पे पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की स्थिति वही बन रही है जो श्रीलंका की है, क्योंकि वहां पे भी उन्होंने 62 बिलियन डॉलर का जो सीपेक प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो व्हाइट एलिफेंट बनाए हैं उसका लोन रिटर्न होना बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। और आज की डेट में फर्स्ट 3 क्वार्टर्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर 10.5 बिलियन डॉलर्स का एक्सटर्नल डेट उनको वापस करना था। हाँ। जो कि टोटल डेट जो है एक्सटर्नल डेट वो 130 बिलियन डॉलर है, 129 बिलियन डॉलर्स वो वापस नहीं कर पा जाएंगे। और वो भी डेट ट्रैप में फंस रहे हैं, और आगे के आने वाले समय में उनका भी बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और अभी से पाकिस्तान के अंदर आवाजें आनी शुरू हो गई हैं, गो बाजवा गो। यह स्थिति तो सर नेपाल में भी बन रही है अगर हम इन चीजों को देखें तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नेपाल हो गया हाँ। जहां पे जैसे कर्नल साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की, जहां पे चीन ने अपने पैर डाले हैं हाँ। उन्होंने उस देश को बर्बाद करके कर दिया है। हाँ। क्योंकि अगर हम्बनतोता पोर्ट भी देखे तो हम्बनतोता जो एरिया है हाँ। वो गोदबाया का अपना होम बेस है। और वहां पे उनके जो टीम थी उन्होंने क्लियरली उनको एडवाइस किया था कि यहाँ पे पोर्ट मत बनाओ, जबकि कोलंबो में पोर्ट ऑलरेडी है, उसके पोर्ट ही नहीं, उन्होंने मताला एयरपोर्ट और अब कोलंबो में रिक्लेमेशन लैंड हाँ। इतने व्हाइट एलिफेंट्स उन्होंने खड़े कर दिए हैं कि उसका जो लोन रिटर्न करते करते श्रीलंका काफी सालों तक, अगले 10 साल तक श्रीलंका में आर्थिक संकट के इफेक्ट्स कंटिन्यूअसली रहेंगे। सर बहल से एक चीज और मैं समझना चाहूंगा आपसे कि हम देख रहे हैं कि भारत को लेकर बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा जो कि फैलाया जा रहा है श्रीलंका में। पहले कहा गया कि जो गोडबाया भागे उसमें भारत का हाथ है, उसका खंडन हुआ, वो पता चले ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद ये जानकारी सामने आई, ये कहा गया, ये अफवाह फैलाई गई कि भारत अपनी सेना वहां पर भेजेगा, इसका भी खंडन हुआ। तो लग रहा है ना सर कि श्रीलंका में भी कहीं ना कहीं भारत विरोधी कुछ ना कुछ चल रहा है, भारत को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। अब देखिए, भारत ने हमेशा कहा है कि हम आपकी मदद करेंगे। 4 बिलियन डॉलर आज से एक बार पहले मेरा डिबेट हुई थी तो 2.5 बिलियन डॉलर तक था, 4 बिलियन डॉलर भारत ने शायद मेरी रिक्वेस्ट सुन ली थी, 1.5 बिलियन डॉलर और उन्होंने दे दिया। हाँ। 4 बिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट, सॉफ्ट लोन्स और एड है आज। उसके साथ साथ जो उन्होंने पेट्रोल, चावल, मेडिसिन, क्या क्या नहीं दिया भारत ने। भारत मदद कर रहा है श्रीलंकन लोगों की, लेकिन वो ये नहीं कर रहा कि वो अपनी आर्मी को भेजेगा या उन्होंने मदद की हो भागने में गोदबाया की। और यहाँ पे चीन का हाथ है बहुत बड़ा और पाकिस्तान का हाथ है। क्यों चीन का हाथ है, इसके ऊपर भी मैं बोलना चाहूंगा। जो सारी की सारे जो व्हाइट एलिफेंट्स है वो चीन के द्वारा बनाए गए हैं। आप 15% कह रहे हैं, वो ऑफिशियल लोन है। हाँ। 20% के करीब, 20% से ऊपर 11 बिलियन डॉलर उन्होंने चीन का वापस करना है। तो कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान चाहते हैं कि जो असली मुद्दा है, जो एक ट्रस्ट डेफिसिट पॉलिटिशियंस और पब्लिक के बीच में बन गया श्रीलंका के अंदर, और जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हुई है, उसका कहीं ना कहीं ध्यान हटा के भारत के ऊपर कर दिया जाए ताकि लोगों का ध्यान वहां से हट जाए। और ये काम सिर्फ पाकिस्तान और चीन की एजेंसीज कर रही हैं श्रीलंका के अंदर, जो उनके अपने सपोर्टर्स हैं उनके साथ। जी चलिए, आखिरी कमेंट पीके चौबे सर आपका भी। सर इस चीज को भी आप मुझे बताइए, अगर मान लीजिए यहाँ पर जल्दी श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन होता है तो कितना वक्त लगेगा इन तमाम चीजों को काबू करने के लिए सर?
नहीं, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। सत्ता परिवर्तन पहले तो फौरी तौर पर होगा। मतलब मेजर चेंज नहीं होगा। और ये जो एनालिसिस है हमारी कि चीन का ये असर है, ये बातें तो सही है, क्योंकि चीन के पास बहुत सारे डॉलर्स हैं, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। अभी लोन दे करके करेगा, कहीं इन्वेस्ट करके करेगा, है ना। वो जो अमेरिका की दादागिरी है वो डॉलर की चल रही है, डिस्पाइट की वो डेफिसिट में रहता है, लंबे समय से डेफिसिट में है। पर एक बार वो क्राउन आप अगर हो गए हैं तो उसका तो असर रहता है। ये जो बात हम कह रहे हैं कि ये जो इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस हैं, बहुत सारे रेमिफिकेशंस हैं, वो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हैं, थोड़े से लोन के माध्यम से हैं। लेकिन कोई भी फिजिकली किसी देश को कंट्रोल आसानी से नहीं कर पाएगा। ये सही है कि बेसेस वगैरह बनाने की हम कोशिश करते हैं और वो चलता रहेगा, वो मतलब खत्म नहीं होगा आसानी से, तो जब तक इंपीरियलिस्ट पावर्स हैं और बहुत सारे सेंटर सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब जैसे मतलब आप ये उदाहरण आए हमारे, जैसे यूक्रेन का है, आप नेटो बढ़ाना चाहते हैं, पूरा यूरोप एक हो गया है, आपको नेटो की जरूरत क्या है? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन जो हमारी ये क्राइसिस है ये रिजॉल्वेबल है, और पाकिस्तान की क्राइसिस थोड़ी और बड़ी है, लेकिन एक्यूट नहीं है, उसकी थोड़ी क्रोनिक है। और दोनों जगह पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो लेजिटिमेट नहीं रही है लंबे समय से। आप जानते हैं, यहाँ तो मान लीजिए आर्मी का कुछ असर रहा होगा, गोटबाया जैसे वहाँ पर आर्मी से थे और यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन उतनी गहराई से हम लोगों ने नहीं देखा। वहाँ तो आप देख रहे हैं 75 साल में आधे साल, मतलब 15-20 साल डेमोक्रेसी नाम की कोट अनकोट व्यवस्था रही है। बाकी वो या तो मतलब आपका मार्शल लॉ रहा है ना, और क्या कहते हैं, या जो है आर्मी का असर रहा है। तो उसकी क्राइसिस थोड़ी सी और ज्यादा बड़ी है। और मेरे ख्याल से वो कभी और चर्चा का विषय होगा। जहाँ तक श्रीलंका की बात है, श्रीलंका को मतलब मित्र देश मिलकर के कंसोर्टियम बना करके मदद कर सकते हैं, थोड़ी सी मदद करनी है सरकार को। बाकी उनकी अपनी जो व्यवस्था है, वो बड़े बड़े व्हाइट एलिफेंट्स को छोड़ दीजिए, वो तो मतलब जिन लोगों के होंगे, है ना, और सरकार को कहीं कहीं उसमें हस्तक्षेप करना होगा। लेकिन जो हमारी एग्रीकल्चर की व्यवस्था है, जो उनके फिशिंग है, जो उनके टूरिज्म है, अगर आप इसको संभाल देंगे तो जो रोज आदमी के खाने पीने की व्यवस्था है, अर्बन लोगों को ज्यादा मतलब जो है ये इन्फ्लेशन का असर होता है। ये नहीं है कि सारे खेत खत्म नहीं हुए हैं, तो उसको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन रिजॉल्वेबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये अब कोई कंट्री आकर के उसको कब्जा कर लेगा, ऐसी कोई चीज नहीं होने वाली है। चलिए, हाँ, और दूसरी बात ये है कि जैसा मित्रों ने बताया कि भाई 4 बिलियन, जयशंकर जी ने भी बताया था कि 4 बिलियन की मदद तो वो ऑलरेडी लाइन ऑफ क्रेडिट से कर चुके हैं। तो मदद लगातार हो रही है सर, मदद लगातार हो रही है हर तौर पर भी। और इस बीच सोढ़ी सर, आखिरी कमेंट आपसे भी सर, जो यहाँ पर बात निकलकर सामने आ रही है कि साजिद प्रेमदासा की नियुक्ति को लेकर बात हो रही है, अगर यहाँ पर साजिद प्रेमदासा की नियुक्ति होती है तो क्या इसे आप बड़े डेवलपमेंट के तौर पर देखेंगे? सोढ़ी सर, समझ जी, मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया, दोबारा बोलेंगे? साजिद प्रेमदासा की नियुक्ति को लेकर यहाँ पर बात हो रही है कि अगर नियुक्ति होती है तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर बड़ा डेवलपमेंट श्रीलंका में हो सकता है, हालात सुधर सकते हैं? बिल्कुल, अगर प्रेमदासा की नियुक्ति होती है तो श्रीलंका में बदलाव आएगा, क्योंकि इस श्रीलंका की आवाम आपका भाइयों के किसी खानदान के किसी आदमी को सत्ता में नहीं देखना चाहती है। वो रानिल विक्रमसिंघे को भी नहीं देखना चाहती है, क्योंकि रानिल विक्रमसिंघे भी राजपक्सा भाइयों के करीब नजदीकी माने जाते हैं। तो इस वक्त कोई और नेता जो कि राजपक्सा खानदान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखता है, वो श्रीलंका की आवाम को एक्सेप्टेबल होगा और वही श्रीलंका को इस संकट में से निकाल सकता है। जी, चलिए सर, सोढ़ी सर बहुत धन्यवाद आपका, बहल सर बहुत धन्यवाद, और पीके चौबे सर आपका बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत धन्यवाद सर। तो बहरहाल यहाँ पर वाकई में चक्रव्यूह में फंस चुका है श्रीलंका, और जिससे निकलना फिलहाल अभी बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इस बीच यहाँ पर श्रीलंका में जो विदेशी मुद्रा कोष है वो लगभग पूरा खत्म होने वाला है, और देश की राजनीतिक जो हालात है वो लगातार बिगड़ी हुई है। खाने पीने के चीजों के दाम है, जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं। कुल मिलाकर देश भारी विदेशी कर्ज के बोझ के तले अभी फिलहाल दबा हुआ है। बहरहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।
मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हिंदुस्तान जैसे 150 करोड़ के देश में क्या टीवी चैनलों पर बदल बदल कर बैठने वाले सारे गेस्ट पैनलिस्ट मिलके 150 करोड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं? नहीं। और इसीलिए हमने तय किया सीधे जनता के साथ संवाद